माँ को अंदर आने दो जानवी। तुम उन्हें क्यों रोक रही हो? नहीं रोहित, ये हमारी माँ जी नहीं रही। अरे इन्हें अब मेरी प्रेगनेंसी की खबर मिली है ना, इसीलिए ये यहाँ पर आई है। और अगर इन्हें हमारी इतनी ही पड़ी होती ना, तो ये तो हमसे उसी दिन मिलने चली आती जिस दिन हम दोनों घर छोड़कर जा चुके थे। ऐसी बात नहीं है बहू। अरे उस दिन तो कितनी गर्मा गर्मी हो गई थी, तो उसमें मैं भी क्या करती बेटा। देखो, तुम दोनों मेरे अपने ही हो, और अब तेरे पेट में मेरे बेटे का अंश है, और मैं दादी बनने वाली हूँ, और मेरी दोनों बहुएं एक ही समय पर गर्भवती हुई है। अरे मुझसे ज्यादा खुश नसीब और कोई हो ही नहीं सकता। दोनों नहीं माँ जी, आप तो बस यही मानकर चलिए कि आपकी सिर्फ एक ही बहू गर्भवती है। अरे हम आपके कहाँ पर है, और आप तो बस कहने के लिए कहती हो, लेकिन असल में आपके लिए तो बस भाई और भाई साहब ही मायने रखते हैं। अरे नहीं बहू, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो मेरे चारों बच्चे एक बराबर ही है। तेरे पापा जी की सो, और तेरा नाराज होना भी जायज है, लेकिन तूने भी तो कितनी गलतियां की है ना। खैर, भूली बिसरी बातों को भूल जा और मन में कड़वाहट की जगह मिठास घोल। खैर, आ जाइए अंदर। मैं आप लोगों की तरह इतनी भी कठोर दिल नहीं हूँ। आइए, पानी लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। माँ, जानवी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसे आपके साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा। अरे ये लड़की तो पागल ही है, इससे और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। ना जाने ये लड़की कब समझदार बनेगी। फिर जानवी रसोई में से पानी ला कर देती है। और आप लोग तो वहां पर बड़े खुश होंगे ना, जानवी नाम की बला जो टल चुकी है। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये तो क्या कह रही है बहू? अब देख, तू ही खुद को बला कह रही है, और सच कहूं तो तेरे मन में ही सारी गलत सोच है, लेकिन हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ रहने दो, सब पता है मुझे। ये ले, ये फल और जूस लाई हूं मैं तेरे लिए। अब से तुझे हर एक पदार्थ सोच समझ कर खाना होगा, क्योंकि अब तू जो भी खाएगी ना, उसका असर तेरे बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए जितना पौष्टिक खाना खाएगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। समझी कि नहीं? आप चाहकर अपनी बड़ी बहू की ही चिंता कीजिए माँ जी, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे लिए नौकर चाकर भेज रही है। मुझे तो किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बेटा, खुद का ख्याल तो तुझे खुद ही रखना पड़ेगा ना। ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। जानवी की माँ उसके घर पर दो नौकर भेजती है। वही दूसरी तरफ सुमन का ध्यान प्रतिभा रखती है। क्या हुआ सागर, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी वाली बात है क्या? नहीं सुमन, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब मैं जहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ वो नौकरी मैं अब छोड़ दूँ। क्या? लेकिन क्यों सागर? ये नौकरी तो कितनी अच्छी है। माना कि अभी तनख्वाह थोड़ी कम है, लेकिन आगे चलकर बढ़ ही जाएगी ना। हाँ सुमन, लेकिन कल को फिर से वो जानवी मुझे ताना ना मार दे, और फिर से मुझे अपना अपमान नहीं कराना है। इसीलिए कह रहा हूँ, यही एक रास्ता है मेरे पास। और तुम चिंता मत करो, आने वाले हफ्तों में मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद कोई नई नौकरी ढूंढ लूंगा। अरे मुझे तो उसका कोई भी एहसान नहीं रखना। नहीं सागर, ठंडे दिमाग से काम करो। देखो, जिस जगह पर तुम अभी काम कर रहे हो वो भले ही जानवी के पापा ने लगवा कर दी है, लेकिन तुम वहां पर अपनी काबिलियत और हुनर के बलबूते ही काम कर रहे हो ना, तो उसका सारा श्रेय तो तुम्हें ही जाता है ना। वो बात तो है सुमन, लेकिन लेकिन छोड़ो सागर, और ये गलत फैसला मत लो। और वैसे भी अभी तो हम एक नन्ही जान को इस दुनिया में लाने वाले हैं, और हमें हमारे आने वाले भविष्य के लिए पैसे जोड़ने होंगे। भगवान ना करे, लेकिन अगर ये नौकरी छोड़कर तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिली, तब तुम क्या करोगे? जरा हर तरफ से सोच के देखो सागर। ठीक है सुमन, वैसे तुम्हारी बात भी सही है। मैं नहीं छोड़ूंगा ये नौकरी, और मैं तो वहां पर अपनी मेहनत के कारण ही टिका हुआ हूँ, ना कि जानवी के पापा के कारण।
उन्होंने तो बस जरिया दिया है, इसलिए उसके कारण मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ सागर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अक्सर जानवी की माँ सरोज उसके घर पर आया जाया करती है। ऐसे ही एक रोज, अरे जानवी बेटा, तू क्यों उठ रही है? लेट जा। अरे तुझे तो दिन रात बस लेटे ही रहना है। ए बेटा, जा, जाकर मेरे लिए मैंगो जूस लेकर आ। और हाँ, उसमें आम के टुकड़े भी डाल देना। माँ जी, जानवी पेट से है, बीमार नहीं, जो इसे दिन रात आप बिस्तर पर लेटने के लिए कह रही हो। अरे शरीर में हलचल होनी भी जरूरी है ना। अगर ये नौकरों के भरोसे रही तो कैसे चलेगा? और ये अगर घर के भी थोड़े बहुत काम करेगी तो ये सब इसी के लिए अच्छा होगा। और इस तरह से एक ही जगह पर लेटे रहने से इसकी तबीयत खराब हो सकती है। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रोहित? हमारी बेटी अमीर घराने की है और ये कोई काम धाम नहीं करेगी, और इस हालत में तो हरगिज नहीं। जानवी बेटा, तू आराम कर, और तुझे अगर मन करे तो ही दूसरे काम कर, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, और आप सही कह रही हो। ये सब क्या है माँ जी? आप जानवी को गलत सीख क्यों दे रही हो? माना कि जानवी के इर्द गिर्द नौकर है, पैसा भी भरपूर है आपके पास, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो खुद से ही करनी पड़ती है ना। बस करो रोहित, अब तुम मुझे बताओगे क्या कि मुझे अपनी बेटी को क्या सीख देनी चाहिए और क्या नहीं? पर माँ जी, अरे रोहित, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही क्या आज? चलो, अब जल्दी से जाओ ऑफिस के लिए, और शाम में भी जल्दी लौटना। रोहित अब चुपचाप ऑफिस चला जाता है। और बता, तेरी जेठानी का क्या हाल है? अरे मैं तो कहती हूँ सबसे सुंदर बच्चा तो तेरा ही होगा। वैसे भी वो ठहरी गरीब, और गरीबों के बच्चे तो होते ही बदसूरत है। तेरे लिए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और एक दिन अच्छा अच्छा खाना खा, और वो सर्व कर जो तुझे खुशी दे। हाँ माँ, आपने सही कहा। और मैं उन लोगों से इतनी बात ही नहीं करती, बस कभी कभार फोन या वीडियो कॉल पर बात कर ली तो कर ली, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हाँ, वैसे माँ जी तो मुझे दिन में 50 बार फोन करती है, लेकिन मैं तो उनका फोन 2 दिन में एक ही बार उठाती हूँ। अरे वाह, ये तो तू एकदम सही कर रही है बेटा। और अच्छा ही हुआ जो तू प्रेग्नेंट होने से पहले ही उस घर को छोड़कर आई, वरना तो उस घर में उन मनहूस लोगों के साथ रहकर तुझ पर और बुरा असर पड़ सकता था, जिसका असर तेरे सेहत और तेरे बच्चे पर भी पड़ता। और उस बुढ़िया को अकेले ही संभालने दे अपनी लाडली बहू को। वही तो, वही दूसरी तरफ देखो सुमन, तुम्हारे लिए मैं ये इमली की टॉफियां लेकर आया हूँ, वो भी पान की टपरी से, जहां पर पूरे 50 लोगों की लाइन लगी हुई थी। खाओ बेटा, तुम्हारा बहुत मन था ना इसे खाने का। हे भगवान, पापा जी, आपने मेरे लिए इतनी दिक्कत क्यों ली भला? अरे आपको तो पहले ही डॉक्टर ने मना किया है ना कि आप इतने देर खड़े नहीं रह सकते, आपको ज्यादातर आराम ही करना है। देखिए ना माँ जी, पापा जी तो कुछ सुनते ही नहीं हैं, अब आप ही समझाओ इन्हें। अरे कोई बात नहीं बहू, यही तो वो लम्हे होते हैं जहाँ पर हम ये सब प्यार से कर सकते हैं, और तू और जानवी तो हमें जीवन की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो। हाँ बहू, हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जितनी सेवा करनी है करने दो बेटा। आप दोनों तो सच में बहुत अच्छे हो, धन्यवाद आप दोनों का। मेरे तो माता पिता नहीं हैं, लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में आप दोनों के होते हुए मुझे उनकी कमी भी महसूस नहीं हो रही। और माँ जी, आप तो दिन रात आपसे जितना भी काम होता है उससे कई गुना ज्यादा काम कर रहे हो, और पापा जी भी बाहर का सारा काम कर रहे हैं, और ये सब आप मेरे और मेरे कोख में पल रहे बच्चे के लिए कर रहे हैं। सच में मैं आप दोनों की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अरे बस भी कर बहू, रुलाएगी क्या हम दोनों को? दया रे दया, नजर ना लगे इस परिवार की खुशियों को। अरे रोमा बहन, आओ ना, अंदर आओ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे घर के पास से ही गुजर रही थी, सोचा कि आप लोगों को मिलती चली जाओ। सब कुछ अच्छा है, बस जानवी बहू और रोहित की कमी है,
क्यों? सही कहा ना मैंने? हाँ रोमा बहन, वो तो है। लेकिन क्या हुआ जो वो दोनों अलग रहते हैं? एक माँ के लिए उसके बच्चे हमेशा उसके दिल में ही रहते हैं और वहां से उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। और मैं तो हर 2 दिन में वहां पर जाती ही रहती हूँ और उनकी सारी खबर भी लेती हूँ। बस यही प्रार्थना करिए भाभी जी कि हमारी दोनों बहुएं अपना पहला बच्चा सही सलामत पैदा करे और हमारे घर में सिर्फ खुशहाली ही बनी रहे। हाँ हाँ जरूर। इसमें कहने वाली भी कोई बात है क्या? अरे प्रतिभा बहन तो मेरी जीजी समान है, तो इनकी बहुएं तो मेरी ही बहुएं हुई ना। बैठिए ना काकी जी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं सुमन, तू बैठकर इनसे गप्पे लड़ा, तब तक मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आई है रोमा बहन? हाँ हाँ आराम से। लेकिन रोमा भी कुछ कम नहीं होती। वो अब जानबूझकर जानवी के घर चली जाती है और वो उसे जाकर सब कुछ बताती है। क्या कहा आपने? माची और पापा जी उस गरीब फटीचर सुमन की सेवा कर रहे थे? हाँ जानवी। अरे मुझे तो ये भेदभाव देखकर बड़ा दुख हो रहा है। अरे प्रतिभा बहन और उमंग भाई साहब को थोड़ा सोचना चाहिए था ना। अब रोहित और तुम तो उनके अपने ही हो। अरे वो तो ऐसे ही है। और आपने उनसे मेरे और रोहित के बारे में कुछ पूछा नहीं क्या? अरे पूछा था ना, लेकिन प्रतिभा ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, सुनकर अनसुना कर दिया। और इसी से साफ साफ पता चलता है कि उन्हें तुम्हारी और रोहित की कितनी परवाह है। हाँ काकी जी, आपने सही कहा। जानवी को अब बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। और तभी, अरे जानवी बहू, तू यहाँ पर? चलो अच्छा हुआ जो तू खुद से ही आ गई। देख बेटा, मैंने गोंद के लड्डू बनाए हैं और मैं ये तेरे लिए लेकर ही आने वाली थी, लेकिन अब तू यहाँ पर आ गई है ना, तो दोनों बहुएं साथ मिलकर ये लड्डू खाओ। और हाँ जानवी, साथ ही मुझे तुमसे तुम्हारे डॉक्टर का पता भी पूछना था। वो मेरा नाम हॉस्पिटल में लिखवाना है ना, और मुझे तो कोई अच्छा हॉस्पिटल मिल ही नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि मैंने ये गोंद के लड्डू आपके देने से पहले ही खा लिए हैं। अरे मेरे घर पर नौकर चाकर है और वो लोग मेरे एक कहने पर जो मुझे चाहिए होता है वो सब बना कर देते हैं। और रही दूसरी बात, देखिए भाभी, मैंने जिस हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवाया है ना, वहां के डॉक्टर की वन टाइम फीस ही इतनी ज्यादा है कि वो भरते भरते भाई साहब की हालत खराब हो जाएगी। बस करो जानवी, तुमसे अगर कोई ठीक से बात करता है तो तुम भी बदले में उससे ठीक से बात कर ही सकती हो ना। हर बात में तुम्हें कड़वाहट घोलकर क्या मिलता है? देखो, हर बार हम तुम्हारी बदतमीजी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भूलो मत, तुम्हारे इसी कारणवश इस घर का बंटवारा हुआ है। अरे वो बंटवारा मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया है, आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है बंटवारा करने के लिए, वरना मुझे भी अलग रहने से कुछ नहीं मिलने वाला था। खैर, सोचा था इस इलाके से गुजर रही हूँ तो अपने ससुराल से मिलती चली जाऊं, लेकिन आपसे मिलकर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एकदम मुझे निगेटिव वाइब्स आ रही है। अरे मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। वैसे भी रोमा आंटी ने मुझे सब बताया है कि कैसे आप और पापा जी भाभी की देखरेख कर रहे हो। और उन्होंने जब आपको मेरे और रोहित के बारे में पूछा तो आपने कोई जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो बहू? ये सब सरासर झूठ है। बस कीजिए माँ जी। अरे झूठा तो आपका प्यार और स्नेह है। बंटवारा होने के बाद तो मैं आपको अच्छे से जानने लगी हूँ। ऐसी बात नहीं है जानवी, रुक जा बहू। लेकिन जानवी प्रतिभा की कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। लगता है रोमा काकी जानवी के घर गई थी और उन्होंने उसे सब मिर्च मसाला लगाकर बताया है ताकि हमारे और जानवी के बीच में मनमुटाव और बढ़ जाए। इस रोमा की तो ऐसी की तैसी, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। पहले ही मेरे परिवार के 2 हिस्से हो चुके हैं और अब ये औरत मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है क्या? अब प्रतिभा रोमा को कॉल करके सुनाने लगती है। क्यों रे नालायक नासपीटी, अरे जल कुकड़ी औरत, सत्यानाश हो तेरा। तूने मेरी बहू के घर जाकर उसे मेरे खिलाफ क्यों भड़काया?
अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? बुढ़ापे में ये सब कर रही है तू? अरे कहाँ जाकर पाप धोएगी तू अपने? अरे नहीं प्रतिभा बहन, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने तो उसे जाकर सब अच्छा ही बताया है। अरे मुझे सब पता चल गया है कि तूने वहां जाकर कितना अच्छा बताया है। देख रोमा, अभी के अभी जाकर जानवी को सब सच बता दे कि तूने ही उसे भड़काया है, वरना मैं तेरे घर आकर तेरी कुटाई करूंगी। क्या? अब आगे क्या होगा? क्या रोमा जानवी को जाकर सब कुछ सच बता देगी? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साहूकार घर का सामान इधर से उधर फेंकने लगता है और ये देखकर पिंकी की आई सुलोचना भी बहुत घबरा जाती है। ऐसा मत करो ना साहब, मैं आपको अगले महीने में दोनों महीने का पैसा दे देगी। थोड़ा तो रहम करो ना मेरे पे। ए बेटा रुक जाना रे, मेरी बेटी दे देगी तेरा पैसा। ऐसा काय को करेला है तू? अरे चुप करो तुम दोनों, आज तो मैं वो सोने वाली बाली लेकर ही रहूंगा। तुम लोग मेरे को येड़ा बना के पेड़ा नहीं खा सकती। अच्छा ठीक है, रुक जा। आपको बाली मांगती है ना? हाँ, तो रुक जाइए और ऐसे उथल पुथल मत कीजिए, मैं निकाल के देती है आपको बाली। अब बेचारी पिंकी को ना चाहकर भी साहूकार को बाली देनी ही पड़ती है। शाबाश, अब अगले महीने मेरे को टाइम पे पैसा चाहिए, वरना मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। और ये बात अपने मगज में फिट कर लेना। क्यों? हाँ साहब, कर लिया फिट। फिर साहूकार वहां से चला जाता है। अरे पिंकी बेटा, तूने उसे वो बाली काय को दी? वो तेरे पास पड़ा इकलौता गहना था जो तुझे तेरी छोटी मैडम मीरा ने दिया था। तो मैं भी क्या करती आई, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। और तू चिंता मत कर, इसका पैसा फेड़ कर मैं हम दोनों के लिए बाली बनवाएगी, वो भी सोने का। ईश्वर करे ऐसा ही हो बेटा। अरे तू फिक्र मत कराई, अपना भी टाइम आएगा, वो भी बहुत जल्द आएगा। अपनी आई के सामने पिंकी तो मुस्कुराती है, पर असल में उसे भी बाली जाने का बहुत दुख होता है। ऐसे ही एक रोज जब पिंकी मीरा के घर पर गार्डन एरिया की सफाई कर रही होती है, तभी अरे ऐसी जगह भी कोई फिलविल रखता है क्या? लगता है फेंकने के लिए ही निकाला है साहब ने। पिंकी उन फाइल्स को फेंकने जा ही रही होती है कि उतने में वहां पर अभय आ जाता है। अरे ये तुम क्या कर रही हो पिंकी? रुक जाओ, इधर लाओ मेरी फाइल्स। ये लो साहब। और पिंकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम जानती भी हो क्या कि ये फाइल कितनी इंपॉर्टेंट है? तभी वहां पर तनुजा और मीरा भी आ जाती है। अरे अभय बेटा, ये गवार कैसे जानेगी इन फाइल का महत्व? इसे तो ठीक से हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, तो फिर अंग्रेजी तो दूर की बात है। माफ कर दीजिए साहब, मेरे को लगा बाहर गार्डन में रखी ली है ना, इसीलिए इन फैलों को फेंकने जा रही थी। अरे इडियट, मैं गार्डन एरिया में बैठकर काम कर रहा था, इसीलिए वो फाइल्स वहां पर थी, ना कि फेंकने के लिए रखी थी। क्या? लेकिन साहब, आपके इतने बुरे दिन कब से आ गए जो आप बाहर बैठकर काम करने लगे? छोटी मैडम या बड़ी मैडम के साथ कोई मचमच हो गई थी क्या? अरे नहीं पिंकी, मैं यहाँ शौक से बैठता हूँ काम करने, ना कि किसी मजबूरी के चलते। बेवकूफ कही के। अच्छा, अरे गधी, आइंदा से तू अभय की किसी भी फाइल या किताब को हाथ बिल्कुल नहीं लगाएगी। एक तो तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता और जब देखो तो फालतू की होशियारी दिखाती रहती है। माँ ने सही कहा है, क्योंकि अगर तुम्हें पढ़ना लिखना आ जाता तो तुम इस फाइल को फेंकने की कोशिश ही नहीं करती। बेवकूफ कही की। ठीक है साहब, आइंदा से मैं आपके किसी भी फाइल को हाथ नहीं लगाएगी। गलती हो गई मुझसे। पिंकी को बहुत बुरा लगता है और वो अंदर अपने काम करने चली जाती है। ये आप दोनों ने क्या किया? उसे इतना सुनाने की क्या जरूरत थी आप दोनों को? देख बहू, मैंने तुझे पहले भी कहा है कि उस नौकरानी की ज्यादा तरफदारी मत किया कर। लेकिन माँ जी। बस करो मीरा,
अब इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करो और जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। और कॉफी तुम ही बनाना। उस गवार पिंकी को बिल्कुल मत बनाने के लिए कहना, वरना वो मेरी कॉफी की ऐसी की तैसी कर देगी। वो तो बस चाय ही अच्छी बना सकती है। पिंकी की तरफ दोनों का तिरस्कार देखकर मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन तनुजा का छोटा बेटा अहम अपनी कॉलेज ट्रिप से वापस आ जाता है। ये देखो माँ, मैं आपके लिए ये पर्स लेकर आया हूँ। और भाभी, आपके लिए ये ड्रेस। और पिंकी कहाँ पर है? उसके लिए भी मैंने कुछ लाया है। क्यों? उसकी क्या जरूरत थी? अरे वो थोड़ी ना हमारे घर के सदस्य है जो तू उसके लिए कुछ लेकर आया है। ओफो माँ, उसमें क्या होता है? अब पिंकी भी तो हमारे लिए कितना कुछ करती है, क्योंकि वो भी हम सबको अपना मानती है। इसीलिए हमें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पिंकी ऊपर छत पे है देवर जी, कपड़े और पापड़ सुखा रही है। जाइए मिल लीजिए उससे। वो भी मुझे बहुत दिनों से पूछ रही थी कि छोटे साहब कब आएंगे। ठीक है भाभी, मैं अभी जाता हूँ ऊपर। फिर अहम फौरन छत पर चला जाता है और यह देखकर तनुजा को बहुत गुस्सा आता है। बो नहीं, अच्छा गावत, छोटे साहब आप 1 मिनट के लिए तो मेरी सांसें रुक गई थी। अरे ऐसा भी कोई डराता है क्या? सॉरी बाबा। कोई बात नहीं। तो कैसी रही आपकी कॉलेज ट्रिप? मजा आया कि नहीं? हाँ पिंकी, बहुत मजा आया। पर मैंने तुम सबको भी बहुत मिस किया, सबसे ज्यादा तुम्हारे हाथ की चाय को। अरे वाह, चलो फिर अभी के अभी बनाकर देती है मैं आपको चाय, वो भी एकदम गर्मा गर्म तड़कती भड़कती अदरक वाली चाय। अरे अरे रुक जाओ जरा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। ये क्या है? अरे खोल कर तो देखो। क्या बात है, ये स्वेटर तो कितना सुंदर है। तुम्हें सच में पसंद आया ना? बेशक, मेरे को ये स्वेटर बहुत 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 पसंद आया। ये देखो, ये शॉल और कान टोपी भी लाई है मैंने तुम्हारी आई के लिए। अब इस ठंड के मौसम में ये काम आएगा, क्योंकि इस साल तो कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है। छोटे साहब, आपका दिल कितना बड़ा है। धन्यवाद साहब, मेरे और मेरी माँ के लिए इतना सब लाने के लिए। अरे कोई नहीं यार। और हाँ पिंकी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे छोटे साहब कहकर मत पुकारा करो। सारी साहब, लेकिन अगर मैं आपको छोटे साहब कहकर नहीं पुकारेगी तो क्या कहकर पुकारेगी? अहम, और वही काफी है। नहीं रे बाबा, सब लोग क्या सोचेंगे कि मैं जिधर काम करती है उधर के मालिक को नाम लेकर आवाज देती है। और तो और बड़ी मैडम और बड़े साहब भी मुझे बहुत सुनाएंगे। अरे सब कुछ भी नहीं होगा बाबा, मैं हूं ना। तुम मुझे अहम कहकर ही पुकारो। ठीक है अहम, फिर एक बार बहुत सारा धन्यवाद। आज तो मेरी आई ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएगी। पिंकी और अहम की ये सारी बातचीत वहीं पर खड़ी तनुजा सुन लेती है और फिर बाद में वो अहम को खूब सुनाती है। क्या माँ, अब भी पिंकी का इस दुनिया में उसकी माँ के सिवाय और कोई भी नहीं है। और वो बेचारी कई दिनों से फटा हुआ स्वेटर पहन के आ रही थी, इसीलिए मैंने उसके लिए स्वेटर लिया है। अगर वो हमें अपना परिवार मानती है तो हम उसे अपना क्यों नहीं मान सकते माँ? नहीं मान सकते, क्योंकि वो हमारी कोई अपनी नहीं है। वो तो इस घर की नौकरानी है, एक अनपढ़ और जाहिल नौकरानी। समझा कि नहीं तू? और एक मालिक और नौकर में कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता, ना अपनेपन का और ना ही दोस्ती का। इसीलिए तू उस लड़की से दूर रह। नहीं माँ, आपकी सोच बहुत गलत है। अरे गलत तो तेरी सोच है, मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत है। माँ हूं मैं तेरी। देख बेटा, इन गरीबों को एक हद तक ही भाव देना चाहिए। इनमें ज्यादा घुसेंगे तो ये हमारे सर पर बैठकर नाचने लगेंगे। इसीलिए जितना कह रही हूं उतना ही कर। इतना कहकर तनुजा वहां से चली जाती है। ये माँ भी ना, इनकी सोच तो कभी नहीं बदलने वाली। पर इनके कहने से मैं पिंकी से दूर बिल्कुल नहीं रहूंगा। माँ और अभय भैया दोनों भी कठोर दिल के हैं, लेकिन भाभी और मैं पिंकी को वही अपनापन देंगे जैसे पहले दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन
जब मीरा की जन्मदिन की पार्टी होती है तभी पिंकी एक सुंदर साड़ी पहन कर आती है। अरे वाह पिंकी, क्या बात है, तू तो आज एकदम किसी मराठी फिल्म की हीरोइन लग रही है। क्या आप भी छोटी मैडम, असली हीरोइन तो आप लग रही हो, वो भी एकदम झकास। आज के दिन जो भी आपको नजर लगाएगा उसे इतना बवासीर हो जाए कि वो 4 दिन तक बाथरूम से निकले ही ना। हे भगवान, क्या तू भी पिंकी, सच में। अरे छोटी मैडम, आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है ना, तो आज के दिन मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो क्या कल के दिन करेंगे क्या? सही कहा। वैसे पिंकी, तेरे कान की बाली कहाँ पर है? तुझे मैंने कहा था ना, पूरा सच सवर कर आना। तूने तो अपने बाल भी सुंदर बनाए हैं, कपड़े भी कितने अच्छे पहने हैं, बस कोई ज्वेलरी नहीं पहनी। मैंने तुझे वो बाली दी थी ना, वो कहाँ पर गई? वो छोटी मैडम, वो दरअसल मैं भूल गई। हाँ, मैं तो आज बाली पहनना ही भूल गई। क्या तुम भी पिंकी? बहुत जल्दबाजी में थी मैं आज। मेरे को लगा कि मेरे पहुंचने से पहले ही मेहमान लोग आ गए तो बड़ी मैडम और ज्यादा भड़क जाएगी। एक तो पहले ही दिन के वो 24 घंटे गर्म तवे की तरह तपी हुई रहती है, इसीलिए मुझे जो मिला मैं वो पहनकर घर से भागी। अच्छा ठीक है बाबा, चल कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो, लेकिन आज तो बड़ी प्यारी लग रही है। चल, इसी बात पे एक सेल्फी क्लिक करते हैं साथ में। फिर बाद में मेहमान लोग आने लगे तो हम दोनों साथ में फोटो भी नहीं खींच पाएंगे। ठीक है छोटी मैडम, खींचो खींचो। फिर मीरा और पिंकी साथ में फोटो खींचने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर गुस्से में तनुजा आ जाती है। अरे बंद करो ये नौटंकी। और तू पिंकी, जाकर ट्रे में कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता तैयार रख, किसी भी समय मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। बढ़िया है फोटो खींचने वाली। लेकिन माँ जी, हम दोनों ने अभी तक एक भी फोटो नहीं खींची है। और तू पिंकी, अभी मत जा, माँ जी बस 1 मिनट हो प्लीज। देख बहू, आज तेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं बख्श रही हूँ। फिर पार्टी में सभी लोग खूब मजे करते हैं। फिर एक रोज जब पिंकी अभय और मीरा के कमरे की सफाई कर रही होती है तभी, मीरा, मुझे तुम्हारा पिन दो ना, एक ट्रांजैक्शन करना है। अरे क्या अभी साहब, छोटी मैडम से पिन क्यों मांग रहे हो? अब इनके बालों का पिन आप लगाओगे क्या? कब से आप ये सब शौक पालने लगे? अरे बाबा, तू सच में एक नंबर की बुद्धू लड़की है। मेरा समझाओ इसे कि मैं किस पिन की बात कर रहा हूँ। इस पिन की मतलब? अब एक ही पिन होता है ना, जो औरत अपने बालों में लगाती है। बाकी आप सेफ्टी पिन काय को मांगोगे मैडम से? नहीं पिंकी, अभय उस पिन की बात नहीं कर रहा है। वो मुझे मेरे बैंक अकाउंट का पिन पूछ रहा है, यानी वो 4 नंबर, जिसे डालते ही वो मेरे अकाउंट के पैसे किसी और को भेज सकता है। आई ला, सारी है साहब, मुझे कुछ और ही लगेला था। मैं भी ना, सच में एक नंबर की बावळटी छे। लेकिन पिंकी, तुझे इन सब छोटी छोटी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। तू भी अपना बैंक में एक खाता खुलवा ले। अरे क्या आप भी मेम साहब, मेरे पास पैसा होगा तभी खोलेगी ना मैं बैंक में खाता। इधर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता और आप तो मेरे को बैंक में खाता खोलने के लिए बोल रही हो। अरे आप लोगों के पास पहले से ही पैसा है, इसीलिए आप लोग उसे बैंक में जमा करते हो। लेकिन मेरे पास जब कोई पैसा ही नहीं है तो क्यों खोलेगी मैं बैंक में खाता? ठीक है पिंकी, जैसी तेरी मर्जी। अब अगर तुम दोनों का वार्तालाप हो गया हो तो मुझे पिन बताओ मीरा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ऐसे ही एक दिन जब पिंकी रसोई में अकेली काम कर रही होती है तब वो बहुत उदास होती है और तभी वहां पर मीरा आती है। ये लो पिंकी पनीर, आज ये पनीर की सब्जी ही बना देना। अरे ये क्या पिंकी, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं मैडम। पिंकी, मेरी तरफ देख, क्या हुआ है? तू ऐसे अकेले में क्यों रो रही है? सब ठीक तो है ना? देख, कोई परेशानी वाली बात हो तो बता दे मुझे। माँ जी भी अभी घर पर नहीं है तो तू मुझे दिल खुलकर बता सकती है।
अब पिंकी से रहा नहीं जाता और वो मीरा के सामने फुट फुट कर रोने लगती है। कुछ भी ठीक नहीं है मैडम, बहुत परेशान हूं मैं। लेकिन ऐसी कौन सी परेशानी है, बता मुझे। एक बहुत बड़ी परेशानी मैडम। फिर पिंकी मीरा को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर मीरा भी काफी परेशान हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईशान ब्रिज पर अपनी जान देने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर एक लड़की आकर उसे रोक लेती है। अरे रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रहे हो? मरना है मुझे, कुछ नहीं रखा अब जीने में। क्या? अरे पागल वागल हो गई हो क्या तुम? उतरो, अभी के अभी नीचे उतरो। नहीं, प्लीज दूर हो जाओ मुझसे। मेरी सलोनी, मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं क्या करूं इस जिंदगी का? मुझे भी उसके पास जाना है, जाने दो मुझे। अरे चुप हो जाओ, माना कि तुमने तुम्हारा प्यार खोया है, लेकिन अगर तुम्हारे अपनों ने तुम्हें खो दिया तो उन पर क्या बीतेगी? उनके बारे में सोचा है क्या तुमने? नहीं ना। अरे तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, उनका क्या हाल होगा तुम्हारे बगैर? मैं कुछ नहीं जानती। अभी के अभी नीचे उतर जाओ। देखो, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। अरे यार। माँ की कसम देने पर ईशान नीचे उतर जाता है। कौन हो तुम और क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? जाकर अपना काम करो ना। अरे ओ मिस्टर, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, वो भी इंसानियत के नाते तुम्हें बचाकर। तुम्हें अंदाजा भी है क्या अपनी कीमती जिंदगी के साथ तुम अभी क्या करने जा रहे थे? हाँ है मुझे अंदाजा। मैं अपनी होने वाली बीवी के पास जा रहा था, जो अभी मर चुकी है, और उसके पास जाने के लिए मुझे भी मरना ही होगा। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ तुम्हारी होने वाली बीवी के देहांत के लिए, लेकिन ये सब करना सही नहीं है। अरे तुम्हारी जान से कितने लोगों की जान जुड़ी होगी? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे दोस्त होंगे और तुम्हारी सलोनी। अगर वो तुम्हें जिंदगी से ऐसे हारते हुए देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा क्या? उसकी बातें सुनकर ईशान चुप हो जाता है। अरे वो तो बस यही चाहेगी कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। हाँ मैं मानती हूँ कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी इतना बड़ा नुकसान नहीं बोला जा सकता, पर आगे बढ़ना नामुमकिन नहीं है और वो मुमकिन हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें ही मेहनत करनी होगी। अपने परिवार के लिए और अपनी सलोनी के लिए तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। शायद तुम सही कह रही हो। 5 साल पहले मेरे माता पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद मैं अकेली ही रहती हूँ। इस दुनिया में अब केवल मेरे चाचा चाची ही है, और इतना होने के बावजूद भी मैं आगे बढ़ी ना, और ऐसे किसी के चले जाने से हमारी जिंदगी खत्म नहीं होती। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे जीने का मतलब बताकर तुमने पहले ही मेरी काफी मदद कर दी है, और मैं अब अपने परिवार वालों के लिए जीऊंगा। तुम्हें मेरे लिए और दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच में, मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, मैंने जितना कहा है उतना ही करो मिस्टर। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? ईशान। ओके ईशान, अब अपनी मनमानी मत करो और चलो मेरे साथ। ओके बाबा, चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रितिका। ओके मिस रितिका, चलो। इस तरह ईशान और रितिका दोनों उसके घर चले जाते हैं, जहां पर ईशान को देखकर मंजरी और हिमराज की जान में जान आ जाती है। ईशान बेटा, तू कहाँ चला गया था? अभी वहां उस ब्रिज के पास हम तुझे ही ढूंढने आ रहे थे। अरे क्या करने गया था तू वहां पर? आपका बेटा ब्रिज पर अपनी जान देने गया था। क्या? लेकिन आप दोनों को कैसे पता कि ये ब्रिज पर गया है? वो हमारे पड़ोस में राजीव भाई साहब रहते हैं, उन्होंने ही मेरी बेटी कोयल को बताया, तो कोयल ने आकर हमें बताया। ये सब क्या है ईशान बेटा? ये तू क्या करने गया था? अरे एक बार तो हमारे बारे में सोच लेता। भगवान ना करे अगर तुझे आज कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता?
हमारे बुढ़ापे का सहारा एक तू ही तो है। माफ कर दीजिए पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उतने में वहां पर रितिका आ गई और रितिका ने मुझे माँ की कसम देकर नीचे उतरने के लिए कहा और मुझे बहुत समझाया कि मेरे आत्महत्या करने से सलोनी और आप लोगों को कितना दुख होगा। इसीलिए मैं फिर से लौट आया पापा। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है रितिका बेटा कि तुमने इसकी जान बचाई। वैसे कहाँ रहती हो तुम? मैं यहीं पर रहती हूँ आंटी जी। बस 2 मिनट की दूरी पर जो थिएटर है ना, उसके पास की ही बिल्डिंग में रहती हूँ मैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। वैसे आज तुमने हमारे लिए जो भी किया है उसकी कितनी भी कीमत चुकाओ वो कम है बेटा, क्योंकि आज तुम्हारे कारण ही ईशान का भटका हुआ दिमाग सही जगह पर आ गया है। तुमने उसे जीवन का सही अर्थ समझाया, इसलिए आज तुम्हें हमारे साथ खाना खाना होगा। अरे नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा। जब से सलोनी गई है तब से ईशान ने ठीक से खाना भी नहीं खाया है, इसीलिए ये काफी कमजोर हो गया है। और तुम्हारे बहाने कम से कम ये आज तो खाना खा लेगा। प्लीज बेटा, अपने नए दोस्त को समझाओ। अरे ओ मेरे नए दोस्त, चलो आज खाना तो खाना ही पड़ेगा तुम्हें, समझे कि नहीं? ठीक है बाबा, चलो। फिर ईशान अपने परिवार और रितिका के साथ खाना खाता है और इस तरह से उसकी और रितिका की दोस्ती की शुरुआत होती है। मंजरी भी अब रितिका का फोन नंबर ले लेती है। फिर एक दिन, अरे माँ का फोन कब से बज रहा है? लगता है माँ पड़ोस में गई है। ये तो रितिका का कॉल है, मैं ही उठा लेता हूँ। हाँ बोलो ना रितिका, क्या हुआ? अरे वाह, चलो अच्छा हुआ जो तुमने ही फोन उठा लिया। वो दरअसल माँ पड़ोस में गई है ना, इसीलिए मैंने ही उठा लिया फोन। तो कैसे हो अभी? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक हुआ अभी। चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ रितिका, मुझे तुम्हारी बात अच्छे से याद है। वैसे मैंने तुमसे बात करने के लिए ही आंटी को कॉल किया था। मैं कल सुबह एक वृद्धाश्रम में जा रही हूँ और वहां पर जाकर मैं उन लोगों को कपड़े, खाना और बाकी जरूरी चीजें दूंगी और पूरा दिन उनके साथ ही बिताऊंगी। ये काम मैं हर 2 से 3 महीने में करती हूँ। तो अब मैं ये सोच रही थी कि इस बार हम ये सब साथ में ही करें। तो बताओ, चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और ये तो बड़ी अच्छी बात है जो तुम इतना नेक काम कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। वैसे सलोनी को भी दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। अरे वाह, तो फिर तय रहा। हम कल सुबह वृद्धाश्रम जाएंगे। सुबह 9 बजे तैयार रहना, ठीक है ना? ठीक है रितिका, चलो। अब इसी बहाने ईशान दिन भर व्यस्त रहेगा और वहां वृद्धाश्रम में जाकर वो खुश भी होगा। माँ हमेशा कहती थी कि अगर किसी भी दुखी इंसान को खुश करोगे तो उसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। माना कि ईशान और मेरी दोस्ती अभी सिर्फ 2 दिन पहले की ही है, लेकिन उसके लिए मैं ये जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे उससे इन सब से बाहर निकालना है ताकि वो फिर से नॉर्मल हो जाए और अपने परिवार का ख्याल रख पाए। फिर अगली सुबह रितिका और ईशान दोनों वृद्धाश्रम चले जाते हैं, जहाँ पर सेवा करके और सबके साथ वक्त बिताकर ईशान बहुत खुश हो जाता है। फिर शाम में घर लौटते समय वो दोनों एक कैफे में चले जाते हैं, जहाँ पर कैफे की पहली सालगिरह का जश्न चल रहा होता है। वाह, क्या कमाल का सजाया है ना कैफे को। लगता है यहाँ पर तो गेम्स भी रखे हैं। अरे क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? दिमाग पर असर पड़ गया है क्या तुम्हारे? देखो ईशान, मैं ना तुम्हारी दांत तोड़ दूंगी। जल्दी बताओ, इतना क्यों हंस रहे हो? क्योंकि कॉफी पीने से तुम्हारी मूछें बन गई है और तुम एकदम जोकर जैसी लग रही हो। क्या? फिर रितिका जल्दी से अपना मुंह टिश्यू पेपर से पोंछ लेती है और तभी वहां पर उन दोनों को गेम्स खेलने के लिए बुलाया जाता है। क्या कहा? गेम? हाँ हाँ, गेम। इस बोल में से आप दोनों को कोई भी चीट उठानी है और उसमें जो भी लिखा होगा वो आपको करना होगा। और अगर आपको दिया गया टास्क सबको पसंद आ गया
तो आपको हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई गेम वेम नहीं खेलने वाला। चलो रितिका। अरे क्या तुम भी ईशान, बहुत मजा आएगा। चलो खेलते हैं ये गेम। ओफो रितिका, तुम भी ना, तुम्हें समझा कर भी कोई फायदा नहीं। फिर ईशान चिट उठाता है। क्या गाना गाना होगा? नो वे, मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाला। अब टास्क मिला है तो वो करना ही होगा ना सर। हाँ ईशान, और तुम ये कर सकते हो। चलो अब शर्माओ मत। कैफे में बैठे सभी लोग ईशान को प्रोत्साहित करते हैं और वो अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाकर सबको खूब हंसाता है। फिर कैफे से बाहर निकलकर हे भगवान, बहुत मजा आया। क्या बेसुरा गाते हो तुम, ना कोई सुर ना कोई ताल। ओहो इसीलिए मैं वो चिट नहीं उठा रहा था। कई दिन ना सबके सामने मेरी बेइज्जती, और तुम हो कि हंसती जा रही हो। और आता ही क्या है तुम्हें? अच्छा जी, और तब क्या हुआ जब तुम कैफे में बैठकर मुझ पर हंस रहे थे? हाँ, वैसे तुमने जैसे भी गाया हो, बहुत क्यूट लग रहे थे तुम। नजर ना लगे तुम्हें किसी की भी। और ईशान के घर वालों को भी उसे मुस्कुराता देखकर बहुत खुशी मिलती है। रितिका बेटा, जब से तुम ईशान की जिंदगी में आई हो, वो बहुत खुश रहने लगा है और उसे देखकर हमारे दिल को भी बहुत राहत मिलती है बेटा। सच में तुमने हम पर बहुत मेहरबानी की है। ओफो आंटी, जब देखो तब आप एक ही डायलॉग बोलती रहती हो। अरे मैंने जो भी किया है इंसानियत के नाते किया है, क्योंकि मुझे भी पता है कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है और उस वक्त किसी का साथ होना बहुत जरूरी होता है। और देखो ना, ईशान का साथ देते देते हम दोनों एकदम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। हाँ बेटा, अब बस मुझे उसकी नौकरी की फिक्र है। पता नहीं अब उसे कहीं काम मिलेगा भी या नहीं। आप उसकी फिक्र मत कीजिए आंटी जी। मैंने ईशान का रेज्यूमे बनाकर मेरे बॉस को भेज दिया है और उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ईशान इस इंटरव्यू को जरूर पार करेगा और उसे मेरी कंपनी में जॉब भी मिल जाएगी। देखो, फिर से तुमने एक अच्छा काम कर दिया बेटा। लगता है तुम्हें ईशान की जिंदगी में खुद भगवान ने ही भेजा है। हाँ आंटी जी, अब आप तो यही समझ लीजिए। ईशान एकदम अच्छे से इंटरव्यू देता है और उसे वहां पर जॉब भी मिल जाती है, जिसके बाद अब रितिका और ईशान दोनों एक ही ऑफिस में काम करने लगते हैं और दिन भर एक दूसरे के साथ काम करके उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। फिर रात में, अरे आओ रितिका बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन रितिका, इन डब्बों में तुमने क्या लाया है? अब आप लोगों ने मुझे यहाँ डिनर के लिए बुलाया है, तो मैं खाली हाथ थोड़ी ना आती। मैंने भी आप सबके लिए अपने हाथों से रसगुल्ले बनाए हैं। मैं अकेली जरूर रहती हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है और मैं सारे काम अकेले ही करती हूँ। बचपन से ही मैंने माँ को देख देख कर सब कुछ सीख लिया है। क्या बात है रितिका, मुझे तो गैस भी ऑन करना नहीं आता। तो फिर कुछ सीख रितिका से, वो तुझसे बस 2 साल ही बड़ी है। नालायक कहीं की। अरे हाँ माँ, सीख लूंगी मैं। अब आप अपना 5 पन्नों का भाषण शुरू मत कर देना। इस तरह से रितिका ईशान के परिवार के साथ अक्सर वक्त गुजारती है। रितिका कितनी अच्छी लड़की है ना माँ पापा। हाँ कोयल बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। और आज अगर वो ना होती तो हमारा ईशान आज हमारे साथ होता ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा मंजरी। और सच कहूँ तो मुझे रितिका में सलोनी की ही छवि दिखती है। रितिका का स्वभाव और चाल चलन सब कुछ एकदम सलोनी के जैसा ही है। हाँ हेमराज जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। फिर ऐसे ही एक दिन। क्या 2 दिन? तुम 2 दिन के लिए अपने चाचा चाची के पास जा रही हो? हाँ ईशान, चाची का जन्मदिन है ना, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। लेकिन मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी ना, और वीडियो कॉल पर चाचा चाची से भी मिलवाऊंगी। लेकिन तब तक तुम अपना ख्याल रखना। हाँ रितिका, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। वहां पर बहुत ठंड होगी,
तो स्वेटर और मफलर जरूर लेकर जाना और ध्यान से रहना। हाँ बाबा, जरूर। चलो बाय। बाय रितिका। फिर ईशान रितिका को टैक्सी स्टैंड तक छोड़ने जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद ईशान का घर में मन ही नहीं लगता। पता नहीं इस समय रितिका क्या कर रही होगी। उसे फोन करूँ क्या? नहीं नहीं, अभी आधे घंटे पहले ही तो किया था मैंने फोन, और वो अपने चाचा चाची के साथ होगी, और ऐसे में उसे बार बार कॉल करना शोभा नहीं देता। लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।